बुधवार को ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे और खास बात यह रही कि एक तरफ यूसीसी का जो बिल है वो विधानसभा में पारित हो रहा था, तो उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर भी और उनके कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। इसके अलावा कई और अधिकारियों के घर भी छापेमारी। हमारे साथ खुद हरक सिंह रावत जी मौजूद है। सर, ईडी के साथ आपकी क्या आपने बीजेपी जब छोड़ी उसके बाद जो लगातार बयानबाजी की उसका नतीजा है या फिर कुछ और भी? क्योंकि पाखुर मामले में 2019 से लेकर आपका नाम और तमाम अधिकारियों के नाम आ रहे थे। देखिए, मेरा नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं वन मंत्री था और जब प्रधानमंत्री जी ने ढिकाला आए थे तो प्रधानमंत्री जी की ओर से माननीय अनिल बलूनी जो राज्यसभा सदस्य हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ ही उन्होंने मीडिया को ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दो घोषणाएं की हैं, एक पाखरो टाइगर सफारी की और एक ढेला में रेस्क्यू सेंटर की। तो फिर मेरे प्रमुख सचिव आनंद वर्धन जी का मुझको फ़ोन आया कि भाई प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, तो अब ये जो 8-10 साल से ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, मतलब इस पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, भारत सरकार इसको बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं ले रही थी, दोबारा प्रस्ताव हम भेजते। तो हमने दोबारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, जो अथॉरिटी के पास भेजा, जो अथॉरिटी ने भारत सरकार को भेजा, उन्होंने जो अथॉरिटी को भेजा, जो अथॉरिटी की टीम विजिट करने के लिए आई, उनके रिकमेंडेशन पर, उनकी संस्तुति पर जो भारत सरकार की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, वन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, उस बोर्ड ने इसको हरी झंडी दी, इसको स्वीकृति दी कि 106 हेक्टेयर भूमि पर आप पाखरो टाइगर सफारी बना सकते हैं और जो उसमें कितने बाड़े होंगे पूरा डिटेल में उस पर था प्रस्ताव में। उस 106 हेक्टेयर में से फिर 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए भारत सरकार ने कहा कि आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जिसमें म्यूजियम बनना है, एडम ऑफिस बनना है, कल हॉस्पिटल बनना है, जानवरों को हॉस्पिटल बनना है, उस सब के लिए 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए आप इसके लिए कैंपा में 2 करोड़ समथिंग जमा कराओ। फिर राज्य सरकार ने 2 करोड़ कुछ कैंपा में जमा किया। उसके बाद कॉर्बेट की अथॉरिटी ने, कॉर्बेट के अधिकारियों ने उसका एस्टिमेट बनाया, टाइगर सफारी का, म्यूजियम का, एडम ब्लॉक का एस्टिमेट बनाया, वो वन विभाग को भेजा, वन मुख्यालय भेजा, वन विभाग में उसकी चेक करने के बाद और प्रमुख वन संरक्षक की संस्तुति पर वन विभाग मंत्रालय आया, वन मंत्रालय से वित्त गया, वित्त से उसके 31 मार्च 2021 को उसको जियो निकला, एक भाड़े का और एक म्यूजियम का। और उस शासनादेश में लिखा गया था कि एक के लिए धनराशि राज्य सरकार देगी और एक के लिए धनराशि जो है कॉर्बेट फाउंडेशन से दिया जाएगा। तो वो विधिवत हुआ। फिर डायरेक्टर कॉर्बेट ने उसके टेंडर किए। तो उसमें आप कह रहे हैं कि लीगल हुआ, उसमें सब कुछ लीगली हुआ, लेकिन ऐसा क्यों आया कि तय से ज़्यादा पेड़ काट दिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन? देखिए, ये कुछ एनजीओ माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ एनजीओ हाई कोर्ट गए। एक लॉबी है जो नहीं चाहती पाखरो टाइगर सफारी बने बेसिकली। और अगर माना किसी अधिकारी के लेवल पर माना पेड़ काटेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कई बार वहाँ साइड पे गया था जहाँ पे म्यूजियम बना, वहाँ पे मुश्किल से 2-4 पेड़ रहे होंगे, थे ही नहीं पेड़। अब इन्होंने तो टोटल लैंड को ले लिया कि भाई कोई गूगल से सर्च किया और कि 1 हेक्टेयर में इतने पेड़ हैं और उसको 16 हेक्टेयर उसके जितना ज़मीन पे म्यूजियम बना है, बाड़े बने, उसको मल्टीपर्पज़ कर दिया, 6000 पेड़ निकाल दिया। आप प्रैक्टिकली रूप से कितने पेड़ गिने नहीं, खूंट नहीं गिने किसी ने। और फिर उसमें ये भी देखना होगा कि वो कौन सी प्रजाति के, सुरक्षित प्रजाति के पेड़ हैं जो काटे नहीं जा सकते हैं, या झाड़ झंकार है, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ काटी जाती हैं। वहाँ मैक्सिमम मैंने जो मौके पे देखा है, बड़े पेड़ कम थे, झाड़ियाँ ज़्यादा थी। लेकिन अगर माना गलती से 19-20 हुई भी होगी, कुछ पेड़ अगर अधिक कटे भी होंगे, तो ये हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उसमें वन मंत्री कहाँ से आ गए भाई? मैं वहाँ पेड़ थोड़ी देख रहा हूँ रोज गिन रहा हूँ।
मैं तो काम देखता था कि भाई प्रोग्रेस हो गई। सच तो यह है कि एक भी व्यक्ति को, मैं भी चाहता था, देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं भी चाहता था कि कोटद्वार के लोगों मेरे पे प्रेशर था कि भाई हमको काम मिल जाए, ठेका हमको मिल जाए। लेकिन रामनगर के ही जो ठेकेदार थे उन्हीं को टेंडर मिला, जो पहले से वहाँ काम करते थे, जिन्होंने टेंडर डाले होंगे। तो यहाँ कोटद्वार के लोगों टेंडर में कंपटीशन में लो नहीं आ पाए, तो उनको नहीं काम मिल पाया। अच्छा, ये तो रही पाखरो की बात। ईडी आपसे आई पूछताछ के लिए, क्या उन्होंने क्योंकि काफ़ी देर पूछताछ हुई, 17-18 घंटे हुई, आखिर 17-18 घंटे में उन्होंने क्या चीज़ देखिए, क्योंकि हमारे पास जैसे अम्मा नहीं है, जैसे मंत्री के समय में लोगों ने ज्ञापन दिए, वो दिए, अब मैं मंत्री पास से हट गया तो वो हटा नहीं पाए हम, क्योंकि उसको मुझे ही देखना पड़ेगा कौन से संभालना है कागज़, और मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं एक एक कागज़ संभालूँ। तो वो क्या हुआ कि सारे तब से पेपर कटिंग, वो सो लीडर अपोजिशन के समय के कागज़, इतनी फाइलें पड़ी हैं, तो वो सब अब उन्होंने सब फाइलों में सोचा कि कुछ मिल जाए किसी फाइल में, तो उसी में ढूंढते रहे वो। फिर वो कुछ मिलता था उसके फिर फोटो स्टेट मशीन लग मंगाई उन्होंने, फिर उसको फोटो स्टेट कराते थे। तो अब फिर वो लिखत पढ़त में, और उनका बड़ा सिस्टम वैसा है, मतलब 2+2=4 करने का नहीं है, मतलब लंबा खींचने का है। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि आपका ये घर है ऋषि नगर में भी, जो आपके वो मेडिकल कॉलेज है जो बेटे का है, और कुछ आपके वहाँ पर भी पूछताछ हुई ज़मीन कहाँ से आई, क्योंकि आपने कहा था कि ये तो सब मैंने उस समय खरीदी थी या लोन पे। देखिए 2003 में एक तो ज़मीन की कीमत बहुत कम थी, दूसरा वो ज़मीन ऐसी थी कि जब मैंने बयाना दे दिया था उस ज़मीन का, जिनकी ज़मीन थी, और जब मैं मौके पे ज़मीन देखने के लिए गया तो मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, और मैंने कहा भाई किसी को बेच दो ये ज़मीन, मैं नहीं बेचूंगा, मुझे नहीं खरीदनी। कोई बयाना भी दे गया मुझको 1 लाख रुपया, और जब पावर ऑटो ने ख़त्म होनी थी उससे 5-6 दिन पहले वो पैसे वापस ले गया। उसने भी ज़मीन देखी, ये तो नदी की ज़मीन है, तो उसने भी पैसे वापस ले गया, तो मुझे मजबूरी में वो ज़मीन फिर खरीदनी पड़ी। तो उस समय 2003 में 5-7 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई है, लेकिन बहुत कम धनराशि में हमने वो ज़मीन खरीदी है, 108 बीघा, और विधिवत रूप से खरीदी हमने, जिसकी ज़मीन थी उससे खरीदी हमने, रजिस्ट्री हुई, दाखिल खारिज हुआ, विधिवत रूप से सारा कुछ हुआ। और जब 2011 में मैं लीड अपोजिशन था, निशंक जी ने उस पर जांच बैठाई थी, जब मेरे निशंक जी से झगड़ा हो गया था, तो वो फिर विकास नगर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी हमारे खिलाफ थी, अभिनव कुमार की रिपोर्ट हमारे खिलाफ थी। जब मामला हाईकोर्ट गया तो हमने हाईकोर्ट में जब तथ्य दिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उनको दिखाया, ईडी वाले पूछ रहे हो? हाँ, दिखाया हमने। अब वो तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बातें कर रही कि आपने पावर ऑटो ने जो है कंडारी नाम पे क्यों बनाई, सुशीला देवी जिससे जमीन खरीदी उसने अपने लड़के नाम पर क्यों नहीं बनाई। अरे भाई, दिल्ली के लोग उत्तराखंड कमाना चाहते हैं, उन्हें सोचो कौन आ रहा है उत्तराखंड रजिस्ट्री करने के लिए। रजिस्ट्री करने के लिए तो उत्तराखंड आना पड़ेगा, पावर ऑटो में तो दिल्ली बन जाएगी, रजिस्ट्री करने के लिए उत्तराखंड आना पड़ेगा। तो आदमी सोचता है क्यों मैं उत्तराखंड जाऊँ, तो आदमी ने कहा अभी तुम अपने नाम पे अपने किसी जान पहचान वाले के नाम पे पावर ऑटो कर लो। तो अब उनको इस शंका इस बात की साफ पावर ऑटो नहीं आपने अपने आदमी के नाम पे क्यों कराई भाई। तो जब जमीन हम खरीद रहे तो पावर ऑटो ने हम अपने नाम पे तो कराएंगे, जैसे कि जब चाहेंगे तब हम रजिस्ट्री कर दें। अच्छा, वित्त लेन देन की बात भी करी उन्होंने? हाँ, वित्त की बात करी। मैंने कहा भाई उस समय जो भी पैसा रहा होगा हमने दिया होगा, उस समय तो ये ब्लैक और वाइट ये कुछ था भी नहीं। तो आप पूछ रहे हैं 2003 के बाद तो ब्लैक व्हाइट आपसे पूछ रहे। हाँ, वही तो मैं करूँ। अब इतना याद थोड़ी है कि हमने कैश दिया कि चेक से दिया, उस समय ऐसा भी नहीं होता था। देखो मैं उस 2003 में, आज से 20 साल पहले, ये नियम ही नहीं था कि कैश कितना दे सकते हो नहीं दे सकते हो, कैश भी दे सकते थे उस समय तक। तो अब ईडी क्या दोबारा आएंगे? उन्होंने क्या कहा था, नोटिस दिया आपको या कुछ चीज़ों की? नहीं, अब जांच करेंगे जो भी। मुझे अभी कल तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, जो बयान मेरे लिया है वो एक प्रतिलिपि मुझे दे गए, जो बयान मेरे लिया, और एक खुद ले गए। वो हमारा खाता भी, वो बैंक का जो लॉकर था उससे चाबी ले गए, तो जिस दिन खोलेंगे उसको तो मिसेस को बुलाएंगे। अच्छा, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी सीज करी उन्होंने? कुछ नहीं, 3.5 लाख रुपये मिला था तो उन्होंने दे दिए, थोड़ा बहुत ज्वेलरी थी वो दे दिए उन्होंने।
अच्छा, एक चीज़ और है कि हरक सिंह रावत पे क्यों विचार है? अब क्या लग रहा है, लोकसभा इलेक्शन को लेकर, या फिर आपके जो बीजेपी से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद बयानबाजी का आपने बहुत ज़बरदस्त करी, चाहे वो मुख्यमंत्री थे चाहे वो सेंटर के लीडर्स थे? अरे हमारे जो मित्र लोग हैं वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो बहुत दिन से सोच रहे थे कि हरक सिंह गुमनाम हो गया। भाई अब मैं देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। देखो, मंत्री की मुझे चाह है नहीं, मंत्री पद की, एमपी की भी बहुत चाह नहीं है, प्रधानमंत्री किसे बनाना नहीं मेरे को, ठीक है। मुख्यमंत्री को ना बीजेपी ने बनाया ना कांग्रेस ने बनाया, ठीक है। 2012 में बिल्कुल मैं सरकार लाया, 5 पार्लियामेंट जितवाए, तो कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं इस उम्मीद में कि आज ही बनूंगा, कल ही बनूंगा, मंत्री तो मैं 28 साल की उम्र में बन गया, लेकिन उसके बाद मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। तो मैं तो धन्यवाद, अब तो देखो सुनो, अब तो मैं मंत्री बनता, उसका मुझे कोई शौक नहीं है। अब तो चलो बुढ़ापे में सारा जो है जिंदा रख रहे हैं वो लोग, मुझे टीआरपी दे रहे हैं। भाई तुम लोग भी नहीं आते, तुम लोग भी नहीं आ रहे थे मेरे पास कि मैं सोच तो गया, तो फिर तुम लोगों ने भी चर्चा को जन्म दे दिया, तो अच्छा तो है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस के अंदर लोगों से परेशानी हो रही है, बीजेपी वालों को भी हो रही है? हाँ, तो मुझसे ज्यादा पता तुमको भी है, सारे प्रदेश को पता है। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे। नहीं ना, सबको पता है भाई, इसमें क्या जानना है, पूरा प्रदेश जानता है। देश के भी जो लोग मुझे भी जानते होंगे और उन लोगों को भी जानते हैं जिनको परेशानी हो रही है, वो भी जानते हैं कि किसको परेशानी हो रही है। अच्छा, मैं इससे पहले भी कहीं आपसे आया हूँ, तो आपने कहा था कि छेड़खानी कर रहे हैं जिसके, तो मैं भी, मेरे पास भी ऐसे सबूत पड़े और मैं दूंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ होगी। क्या अब क्योंकि ईडी आ गई है, 17-18 घंटे आपसे कुछ आपके घर ठिकानों पर, लग रहा है कि अब हरक सिंह रावत इसका पलटवार करेंगे? अब मुझे ये बताओ, मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो क्या जांच करेंगे नहीं करेंगे? मैंने बोला उनसे, मैंने कराओगे जांच? तो बोल दो मैं, तो क्या फायदा जो चीज़ होनी ही नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ सुनो ना, जिनके घर खुद कांच के होते हैं ना, उनको दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। जिनका गिरेबान खुद साफ नहीं हो, वो दूसरे पत्थर मारने को कोशिश करे, ये अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये जो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन सब एजेंसियों का काम, सचमुच अगर कोई अपराध कर रहा है, कानून को वो कर रहा है, समाज में बहुत द्वेष कर रहा है, उसके कारण समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, देश को, प्रदेश को नुकसान हो रहा है, इन एजेंसियों का काम वो है। अब ये एजेंसियां सब राजनीति के दांव पेज में फंस जाएंगी, राजनेताओं का इस हथियार के रूप में काम करने लगेंगी, चाहे हमारे हथियार के रूप में काम करें चाहे दूसरे के हथियार के रूप में काम करें। जब एजेंसियों का काम ही होगा, वो तो बेचारे कर्मचारी, उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह इन एजेंसियों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, देश तभी स्वस्थ रह सकता है, देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है, मैं ये बात चाहे प्रदेश के लेवल पे हो चाहे देश के लेवल पे हो, तभी रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। मैं तो हमेशा चाहता हूँ, मैं तो जिस मंत्रालय में रहता था, अब खुद ही क्वेश्चन देता था अपने मंत्रालय के जो है कि तुम मुझसे ये सवाल करना, जिससे कि मैं उसका सही जवाब दे सकूँ सवाल का। तो विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना विपक्ष के मजबूत रहे हुए, चाहे सरकार केंद्र में भाजपा की रहे तो भी विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, अगर सरकार कांग्रेस की है तो भी विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। जैसे 1984 में भाजपा के 2 ही सांसद रह गए, वो भी दौर अच्छा नहीं था देश के लोकतंत्र के लिए, कि कांग्रेस के 400 के आसपास सांसद जीत के आए थे, वो दौर भी अच्छा नहीं था देश के लोकतंत्र के लिए, और वही नतीजा हुआ। फिर तो तरह तरह की चीज़ें हुई। लोकतंत्र तभी अच्छा हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो, और दुर्भाग्य से इस समय विपक्ष बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं गलती केवल भाजपा की नहीं मानता हूँ, इसमें गलती जो है कांग्रेस भी उतना ही दोषी है, या हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दोषी हैं कि हम कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उतना मुकाबले के लिए जो है तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरे पे क्यों पत्थर मारे, हम तो खुद करें कि हम उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या हम उस तरह लोगों के बीच में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि हम भाजपा का मुकाबला कर सकें। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। ये थे हरक सिंह रावत। ना सिर्फ इन्होंने ईडी के मसले पर बात करी, इसके अलावा उन्होंने ये साफ कहा कि आज की राजनीति में विपक्ष को रहना मजबूत है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में होगा।
देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।